पुलिस की मौजूदगी में इन्होंने मुझे मारा, मेरी मदर को इतना मारा, उनका हाथ यहाँ पे ये चीज़ मतलब पूरा ये शोल्डर में बहुत चोट लग गई थी। फादर को मेरे दिख नहीं रहा था क्योंकि वो कीमो चढ़वा के आए थे, तो उस समय उनके ऊपर भी सब टूट पड़े गेट खुलते ही जैसे ही पुलिस आई। कि अगर कहीं मेरे साथ किसी भी तरीके की दुर्घटना हुई, मैं इस पर शब्दों में कहूँगी, तो उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मनीष कुमार शुक्ला और इनका ये पीडब्ल्यूडी का प्रशासन मैं मानती हूँ। क्योंकि किसी तरह की कोई भी इनके ऊपर मैं सिर्फ मिलने की इंटेंशन से गई और इस आदमी ने मुझे सड़क पे ही रोक के बहुत मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मारा, गालियां दी। फिर उसके बाद उसी की एफआईआर, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस पे हुआ था, लोगों ने ही करा दिया। जब इतनी अति हो गई फिर मैंने वहाँ से फिर आज तक मैं पलट के उधर मैंने नहीं देखा। और पुलिस से मैं जब भी कंप्लेन करने गई मैम, तो बस ये चीज़ है कि इनका सिर्फ पावर और पैसा इस्तेमाल हो रहा है हर चीज़ में। क्योंकि इन्होंने उसी से सारी चौकियों में जो ये कहते हैं सिर्फ वही माना जाता है। एप्लीकेशन हम लोग को सिर्फ सांत्वना मिलती है, डीसीपी एसीपी लेवल सब लेवल तक मैं जा चुकी हूँ। हाथ तोड़ने के बाद भी करीब मुझे लग रहा है 1 महीने करीब मैं घर में रही। फिर होली आने वाली थी तो फिर फादर ने समझाया कि घर चले जाओ बच्चे, तो फिर मैं वापस गई। और उस समय मैम मेरे फादर को कीमो चढ़ा हुआ था, तो जब मैं मेदांता से लौटी हूँ तो फादर मुझे घर तक छोड़ने गए थे। फिर इन्होंने गेट ही बंद कर लिया। फादर ने मेरे सिर्फ यही रिक्वेस्ट की कि आप खोल दीजिए और उसको अंदर कर लीजिए। मदर भी थी मेरे साथ में। इन्होंने गेट बंद कर लिया मैम। फिर उसके बाद ये लोग ऊपर से गालियां देने लगे, घर के सारे लोग। इनकी ऑलरेडी एक एंगेजमेंट हुई थी बाराबंकी से, तो जो इनके माता पिता सब मतलब इन लोगों ने कराई थी। उसके बाद जब इनको पता चला कि ये मैं एसआई की एक अकेली लड़की हूँ, तो इन्होंने वो एंगेजमेंट भी तोड़ दी। मैं तुम्हें छलनी कर दूंगा, समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं, तो मैं बहुत अवॉइड करती थी। फिर कैरेक्टर को लेके इन्होंने उल्टा सीधा ब्लेम करना शुरू कर दिया कि मतलब किसी के साथ भी अफेयर, जैसे नीचे किराएदार रहते थे उनसे बात करती थी तो वो गलत है। भाई इनका घर में रहता था तो उसके साथ इन्होंने मेरा अफेयर लगा दिया। फिर उसके बाद जो जितने भी एडवोकेट या कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए आता था, मेनली इनका यही था कि वो गलत है, मतलब तुम गलत हो। फिर इन्होंने एक रात में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके रिटन एप्लीकेशन मैंने दी थी। फिर मैं वापस कोर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करके गई बच्चों के लिए, तो इन्होंने मुझे बहुत मारा और इसी बात पे मारा। और मेरे हाथ का ये लेफ्ट हैंड की उंगली ये टूट गई थी मैम, और ये मतलब इतनी बुरी तरह टूट गई कि ये इसको ऑपरेशन के लिए भी बोला डॉक्टर ने। कि तुरंत बाद से ही पैसे की डिमांड को लेके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हुए। फादर से मेरे शादी के जस्ट 6 महीने बाद ही इन्होंने 50,000 रुपए की डिमांड की। शादी अरेंज मैरिज? फादर ने मेरे देने से मना कर दिया, तो 1.5 साल करीब इन्होंने मुझे अपने माँ बाप से नहीं मिलने दिया। मेन क्योंकि प्रॉपर्टी का मेन मैटर यही है कि जो चीज़ मेरे नाम भी है, जो इनका था वो मैं सब इनके पास छोड़ के आ गई। इन्होंने मुझे जो मैं कपड़े पहने थी वो भी फाड़ दिए थे और मैं वैसी ही हालत में अपने घर में आई हूँ। पुलिस ने मुझे वैसे ही सपुर्द किया था बिना किसी सामान के। हम बाहर निकलते हैं तो हमारे पीछे किसी को लगा दिया जाता है, हम कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। इवन ये इन्होंने सामने वाले घर में भी, मेरे घर के जस्ट सामने जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनसे तक इन लोगों ने कह रखा है कि ये कितने बजे निकले उतने बजे की रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हीना शुक्ला, जो प्रेजेंट टाइम पे मनीष शुक्ला का केस आपने इससे पहले सुना था, जो उसको मैंने किया था, जिसमें मैंने आपको साफ तौर पे दिखाया था कि किस तरीके से मनीष शुक्ला अपनी पत्नी हीना शुक्ला को लगातार प्रताड़ित करते हैं, लगातार जान से मारने की धमकियां देते हैं, लगातार गलत आरोप लगाते हैं। तो इसी कड़ी में हम दोबारा से उस पे आए हैं क्योंकि एक उस पे एक याचिका दायर की गई थी और उसकी अब बैठक हो चुकी है। तो उसी के रिगार्डिंग हम एक यहाँ पर बात करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी शादी को कितना वक्त हुआ और ये चीजें जो आपने बताई कि ये आपके साथ कब से कर रहा है मनीष शुक्ला? मैम शादी को मेरे 20 साल करीब हो गए हैं। पूरे 2004 में मेरी शादी हुई थी और
शादी के तुरंत बाद से ही पैसे की डिमांड को लेके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हुए। फादर से मेरे शादी के जस्ट 6 महीने बाद ही इन्होंने 50,000 रुपए की डिमांड की। शादी अरेंज मैरिज थी? जी, अरेंज मैरिज थी। शादी के वक्त पे कुछ तय राशि दहेज के तौर पर निश्चित की गई थी? हाँ मैम, दहेज के सब दिया था? जी, सारा उसके दिया बाद? था, सारा दिया था और सारा सामान घर का जो भी होता है, इवन मेरे फादर ने कंप्यूटर तक मुझे दिया था शादी में के बाद। तो वो सारी चीजें इनको देने के बावजूद उन्होंने 6 महीने बाद 50,000 रुपए की डिमांड की। तो जब फादर ने मेरे देने से मना कर दिया तो 1.5 साल करीब इन्होंने मुझे अपने माँ बाप से नहीं मिलने दिया, जिसके चलते वो दोनों इतने डिप्रेशन में आ गए थे कि फिर उन्होंने जब भी ये कुछ हल्की भी डिमांड करते थे तो वो इसलिए पूरी करते थे कि घर में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो और घर का माहौल सही बना रहे। और उनको ये लगता था कि आज नहीं कल मुझे सब इसी को देना है, जब इसी का है तो जब इसको जरूरत है तो दे देते हैं, खुशी बनी रहेगी। आपको क्या लगता है कि ये इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आपकी शादी कुछ अंडर प्रेशर में हुई थी कि जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है, या उनका मन नहीं था, या कुछ ऐसी क्या समस्या थी कि शादी के ही कुछ दिन बाद पैसे की डिमांड करना और फिर आपके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाना? मैम, शादी ये सोच समझ के की गई थी क्योंकि इनकी ऑलरेडी एक एंगेजमेंट हुई थी बाराबंकी से। तो जो इनके माता पिता सब इन लोगों ने कराई थी। उसके बाद जब इनको पता चला कि ये मैं SI की एक अकेली लड़की हूँ तो इन्होंने वो एंगेजमेंट भी तोड़ दी और फिर मुझसे शादी कर ली गई प्रॉपर्टी के चक्कर में। और उसके बाद से फिर लगातार घर का माहौल इनका इतना बैकवर्ड था कि इनको सब मालूम था मैं कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद भी मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस हर तरह के लगाए गए, पहनने ओढ़ने से लेके उठने बैठने, किसी से बातचीत करने पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, गलत सलत गंदी संदी गालियां देते थे बात बात पे घर के लोग, तो बहुत टॉर्चर करते थे। फिर लेकिन मेरे बच्चे छोटे थे, मेरा बेटा शादी के 1 साल बाद ही बड़ा बेटा हो गया था। तो मैं करियर के लिए जब भी कभी आगे बढ़ने की कोशिश करती थी तो या तो प्रेगनेंसी होती थी या बच्चा छोटा होता था, उसको कह के मुझे डांट के घर में बिठा दिया जाता था कि मैं नहीं जा सकती हूँ घर से बाहर, घर देखो बच्चे देखो। तो मैम, मैं इतना प्रेशर भी जो भी था मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही अपना मोस्टली टाइम स्पेंड। आपके फादर SI थे, उसके बाद शादी के कुछ समय बाद ही ये सब चीजें शुरू हो गई और फिर भी घर वालों ने कुछ नहीं कहा कि आप मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हैं? आपने जो डिमांड्स की मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप लगातार मेरी बेटी को परेशान करे जा रहे हैं, क्या रीजन था और क्यों उन्होंने इस चीज को नहीं माना? नहीं मैम, फादर से मेरे काफी लड़ाई झगड़े इनके हुए शुरुआत से ही। कई बार घर में इन्होंने गाली गलौज और बहुत बदतमीजी की। तो फादर मेरे आते थे तो थोड़ा सा डर उनको फादर का ही था कि ये वो कहते थे मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो मैम, मैं ही पीछे हट जाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि उस समय फैमिली ही मेरे लिए प्रायोरिटी थी। मुझे लगता था जैसे भी चल रहा है ठीक है, बच्चे छोटे हैं तो मुझे पहले बच्चों को देखना है। वो हाँ होता है कि लाइक इंडियन फैमिली की जब तक रिश्ता तो बचा लिया। मैं बचाती ही रहती थी। ये मैम, इवन ये संडे को भी ऑफिस जाते थे और जितने हॉलीडेज होते थे उसमें भी ऑफिस सुबह चले जाते थे, रात में 10:30-11 बजे घर में आते थे, सिर्फ खाना खा के सो जाना, इनका रूटीन था डेली। मैं बहुत निगलेक्ट करती थी घर के। कई लोगों से मैंने कंप्लेन भी की कि मुझे भी टाइम चाहिए, तो कोई सुनता भी नहीं था। घर के लोगों का कोई सपोर्ट नहीं? कोई नहीं मैम, कोई सपोर्ट इस तरह का नहीं। रिश्तेदार नहीं? मैम, वो पूरी तरह से इन्हीं के प्रेशर में इसलिए रहते क्योंकि उन पे पैसा खर्च करते थे। इन्होंने अपनी बहन के लिए लैब खुलवाई, उसमें अच्छा खासा जो पैसा कह सकते हैं, एक मोटा अमाउंट दे के इन्होंने पूरा बिजनेस अपनी बहन का सेट किया। फिर अपने भाई को सेटल किया, उसमें भी एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट। मेरी लड़ाई सिर्फ इसी बात पे होती थी कि सब कुछ जो है सबके लिए है, बच्चों के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, या कोई सेविंग ही नहीं कभी कुछ दिखती थी, अकाउंट में पैसा नहीं, जो पैसा आता था वो माताजी के हाथ में चला जाता था। तो इस तरह के बिहेवियर शुरू हो गए। फिर यही एक लड़ाई का कारण, और आज यही एक कारण ऐसा है कि पैसे के बल पे ही इन्होंने घर के लोगों को भी अपनी तरफ कर रखा है। जो घर के 4-5 लोग हैं, ये जहाँ झूठ बोलते हैं उस झूठ को भी आज सच बनाने पे लगे हुए हैं। तो यही नाम चल रहा है और यही मैं झेल भी रही हूँ कि ये किसी भी तरह का कोई भी क्राइम करते हैं तो सिर्फ अपने पैसे के बल पे उसको दबा के आज करते जा रहे हैं और हिम्मत बढ़ती जा रही है इनकी। एक मामूली सी क्लर्क की पोस्ट पे मौजूद इंसान के पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी कैसे है? कहाँ से आ रहा है वो पैसा? मैम, पैसा तो इन्होंने कई बिजनेस भी, मुझे बाद में पता चला कि माताजी के नाम से लैब चल रही है, या
जो लैब पहले चलती थी, ये ब्लैंक पेपर पे साइन करा के मैम काम मेरे ही नाम से सारे करते थे, बट जो भी जहाँ फंसने वाली चीज़ें होती थी वो मोस्टली मेरे नाम से ही करते थे। और मैं सिर्फ एक विश्वास में इनको कि मतलब मेरे पति हैं तो ये कुछ गलत ऐसा नहीं करेंगे। अब चीज़ें खुल के आ रही हैं सामने। और जो भी कैश का पैसा ये लाते थे, अब ये लाते कहाँ से थे मैम ये तो मेरा कंफर्म करना नहीं, बट ये बड़े बड़े लोगों के टेंडर पास कराना और ट्रांसफर वाला काम, और यही मतलब जो मुझे बताया जाता था। तो मैं बहुत डिटेल में, मुझे बोलने भी नहीं दिया जाता था इतना ज़्यादा, तो मैं उतने तक ही सीमित रहती थी। जो आता था वो घर वालों के हाथ में चला जाता था। तो मैं जो बचा पाती थी मैं वो अपने बच्चों पे जिद में खर्च करती थी, सिर्फ घर को मेंटेन करने में, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने घुमाने में, कि जब सारा पैसा ऐसे ही उड़ रहा है तो फिर हम भी अपने कुछ तो अपने ऊपर खर्च करेंगे। वो आपने जिस हिसाब से बताया कि शुरू से आपकी प्रताड़ना, आपके साथ प्रताड़ित आप हो रही हैं, प्रताड़ना चली आ रही है, तो उस आखिरी रात ऐसा क्या हुआ था, इस हद तक क्या हुआ था कि जब आप मजबूर हो गई अपने पति का घर छोड़ के अपने कैंसर से पीड़ित पिता के घर रहने के लिए? मैम जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था काफ़ी दिनों से चल रहा था, इनके फादर की डेथ हुई थी उसके बाद से ही। तो मैं किसी तरह टालती गई, तो ये मुझे पोक करते थे कि देखता हूँ तुम क्या कर लोगी, मेरा क्या उखाड़ लोगी, मैं तुम्हें छलनी कर दूंगा, समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तो मैं बहुत अवॉइड करती थी। फिर कैरेक्टर को लेके इन्होंने उल्टा सीधा ब्लेम करना शुरू कर दिया कि मतलब किसी के साथ भी अफेयर, जैसे नीचे किराएदार रहते थे उनसे बात करती थी तो वो गलत है, भाई इनका घर में रहता था तो उसके साथ इन्होंने मेरा अफेयर लगा दिया। फिर उसके बाद जो जितने भी एडवोकेट या कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए आता था, मेनली इनका यही था कि वो गलत है, मतलब तुम गलत हो। तो वो चीज़ें जब मेरे हाथ में कुछ सबूत लगे तो मैंने भी ये चीज़, मैम कुछ फ़ोटो वगैरह थी, फोटोग्राफ्स, और जी किसी और के साथ, जी लेडीज़ के साथ, खुद का किसी और के साथ अफेयर था। जी। तो उसमें कई लेडीज़ का इनका मैंने देखा कि चैटिंग वगैरह, मॉर्निंग मैसेजेस फिर इवनिंग मैसेजेस, और उसमें मतलब कुछ चीज़ें नहीं ठीक थी, तो मैंने सेव कर लिया था मैम अपने फ़ोन में। अब गलती मुझसे ये हुई कि मैंने वो चीज़ बोल दी, बोलते ही इन्होंने क्या किया, वो फ़ोन मुझसे छीन के डिस्ट्रॉय कर दिया। 2 फ़ोन मेरे छीने गए मैम। फिर मैं कीपैड का फ़ोन यूज़ करने लगी, मैंने उस पर भी कोई आपत्ति नहीं की। फिर इन्होंने एक रात में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके रिटर्न एप्लीकेशन मैंने दी थी, फिर मैं वापस कोर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करके गई बच्चों के लिए। तो इन्होंने मुझे बहुत मारा, और इसी बात पे मारा, और मेरे हाथ का ये लेफ़्ट हैंड की उंगली ये टूट गई थी मैम, और ये मतलब इतनी बुरी तरह टूट गई कि ये इसको ऑपरेशन के लिए भी बोला डॉक्टर ने। तो जब मारा मैम 1:30 बजे रात में करीब, मैं फिर भी मतलब मैंने कोशिश की कि मुझे कमरे में रहने दो, मैं ये ज़बरदस्ती कमरा दरवाज़ा तोड़ के मतलब अंदर घुसने की कोशिश, और फिर से तो मुझे जब भय लगा कि नहीं ये मुझे मार ही देंगे अब, तो मैं रात में ही 1:30 बजे करीब मैं अकेले ही बिना पैसे के, पैसे छीन लिए थे मुझसे, फ़ोन नहीं था मेरे पास, और मैं ऐसे ही रात में चली आई थी। आपने कंप्लेन की? हाँ, उसके बाद मैंने दूसरे दिन किया था, कंप्लेन भी किया, फिर वहाँ पे लिखवाया। हाथ तोड़ने के बाद भी करीब मुझे लग रहा है 1 महीने करीब मैं घर में रही। फिर होली आने वाली थी तो फिर फादर ने समझाया कि घर चली जाओ, बच्चे, तो फिर मैं वापस गई। और उस समय मैम मेरे फादर को कीमो चढ़ा हुआ था, तो जब मैं मेदांता से लौटी हूँ तो फादर मुझे घर तक छोड़ने गए थे। फिर इन्होंने गेट ही बंद कर लिया। फादर ने मेरे सिर्फ यही रिक्वेस्ट की कि आप खोल दीजिए और उसको अंदर कर लीजिए। मदर भी थी मेरे साथ में। इन्होंने गेट बंद कर लिया मैम। फिर उसके बाद ये लोग ऊपर से गालियां देने लगे, घर के सारे लोग। आपने जब FIR की तो इनके केस जाके डोमेस्टिक वायलेंस का या उसके अलावा
लगातार प्रताड़ना इतने टाइम से हो रही है, नेगोशिएट करके आप एक बार जा भी चुकी थी, तो पुलिस ने इस पे कुछ, आपने जो एफआईआर की उस पे कुछ एक्शन नहीं मैम लिया? 2 बार वहीं पे, आप जब इन्होंने गेट बंद किया तो उस समय मैंने 112 बुलाया। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है फ़ोन पे, कि सर मुझे किसी तरह मेरे घर में करा दीजिए, जो भी होगा हम देख लेंगे, लेकिन घर के अंदर करा दीजिए। तो पुलिस की मौजूदगी में इन्होंने मुझे मारा, मेरी मदर को इतना मारा, उनका हाथ यहाँ पे ये चीज़ मतलब पूरा ये शोल्डर में बहुत चोट लग गई थी। फादर को मेरे दिख नहीं रहा था क्योंकि वो कीमो चढ़वा के आए थे, तो उस समय उनके ऊपर भी सब टूट पड़े गेट खुलते ही, जैसे ही पुलिस आई। फिर हम लोगों को सड़क पे इन लोगों ने गिरा के मारा, साथ में बच्चों को भी लगा दिया। और इनकी माता जी खड़ी थी, वो रिकॉर्डिंग बना रही थी, उन्होंने मेरे बाल वाल पकड़ के फिर मारना शुरू किया। तो फिर वही, फिर मैम उस दिन से, आज का दिन है 22 मार्च डेट थी वो, जब इतनी अति हो गई, फिर मैंने वहाँ से फिर आज तक मैं पलट के उधर मैंने नहीं देखा। और पुलिस से मैं जब भी कंप्लेन करने गई मैम, तो बस ये चीज़ है कि इनका सिर्फ पावर और पैसा इस्तेमाल हो रहा है हर जगह पे, क्योंकि इन्होंने उसी से सारी चौकियों में जो ये कहते हैं सिर्फ वही माना जाता है। एप्लीकेशन हम लोग को सिर्फ सांत्वना मिलती है, डीसीपी एसीपी लेवल सब लेवल तक मैं जा चुकी हूँ मैम। सांत्वना हमको सब देते हैं कि नहीं मैम आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद भी मुझ पे इतने हमले हो चुके हैं, इतनी जगह पे मुझे रोका गया, गाड़ी में शॉर्ट सर्किट लगाई गई, शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी। मतलब कितनी कार्रवाई, कितनी चिट्ठियां मैंने दे दी, डिपार्टमेंट में पर्सनली मैंने चिट्ठियां दी, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये हर जगह सिर्फ पैसे के दम पे मैनेज करते आ रहे हैं मैम। और तो यहाँ पर पुलिस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा कि आपको एक दरख्वास्त की गई थी, उनका मेन काम होता है कि लोगों की समस्याओं को सुनना, लेकिन वो सिर्फ पैसे के दम पे सारी चीज़ें खरीद ले रहे हैं और उस पर कोई सामने से कोई कुछ बोलने वाला नहीं है? नहीं मैम, इन्होंने जो अभी एफआईआर रिसेंटली कराई थी तो उसमें भी मैं कहीं से कल्प्रिट नहीं थी। मैं अपने बच्चे को देखने गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो नशे की हालत में उसको लेके आए थे ये लोग, जो भी इनका था। तो ये अमोलिया हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं बच्चे से 2 बार मिल भी चुकी थी ऑलरेडी। फिर इनकी बहन ने ही मुझे बोला कि फला टाइम पे तुम आना, और ये नहीं रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तुम बच्चे को आके देख लेना। वो सब प्री प्लान लग रहा था मैम। मैं जैसे ही गई, मैं अकेले गई थी, मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं था, मैं सिर्फ मिलने की इंटेंशन से गई। और इस आदमी ने मुझे सड़क पे ही रोक के बहुत मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मारा, गालियां दी। फिर उसके बाद उसी की एफआईआर, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस पे हुआ था, लोगों ने ही करा दिया। और उसके मैंने मैम हर संभव कोशिश की कि पुलिस को ले जा के मैंने मौका दिखाए, मतलब वो दिखाया, सीसीटीवी कैमरे से बोला कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप फुटेज निकलाइए, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ गलत सही तो देखिए। तो उसमें जो आईओ थे आनंद कुमार यादव जी हैं, खरगा, ये यहाँ के हैं, हुसड़िया चौकी के, इन्होंने बहुत आश्वासन दिया कि नहीं आप बहन जैसे, कुछ नहीं होगा मैम, कुछ नहीं होगा, और हम देखते हैं। 1.5-2 महीने इन्होंने, जब तक रिकॉर्डिंग थी तब तक कोई कार्रवाई नहीं की, रिकॉर्डिंग को तहस नहस कर दिया, मतलब वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर ये मुझे टालते रहे। मैं जब बात करती थी, इन्होंने कभी मुझे पर्सनली ना बात का जवाब देते थे, टालते थे सिर्फ उसी चीज़ पे। अभी भी मैम वो रिकॉर्डिंग लेके मैं अपने साथ घूमती हूँ और देने की कोशिश कर रही हूँ पेन ड्राइव में, तो मुझे बोला जा रहा है कि आपको रखनी हो तो रख दीजिए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह का इन्होंने किया। और उसी के मतलब जस्ट 10-15 दिन बाद इन्होंने उल्टी क्रॉस एफआईआर मेरे ऊपर कर दी कि मैं 4-5 लोगों को लेके वहाँ पे इनके ऊपर हमला करने गई थी। अच्छा, इस तरह वो फर्जी मुकदमा था मैम, वो फर्जी मुकदमा है पूरी तरह से। हमने उनको सबूत भी देने चाहे मगर वो लेना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो शायद उन्होंने पूरा पैसा लेके मैनेज कर लिया है। कहाँ पे हुई ये मैम, ये हुसड़िया थाने की बात है। वो सुनने को भी तैयार नहीं होते मुझसे, तो ईमान उन्होंने कभी बात भी नहीं की है। आपने जब एफआईआर कराई होगी तो आपको एक रिसीविंग मिली होगी? कुछ नहीं मिला मैम मुझे, एफआईआर बस हो गई थी, वो भी एक हल्की धाराओं में। इन्होंने जो मैंने ओरिजिनल एप्लीकेशन दी थी उसको हटा दिया गया, 2-4 लाइन की एप्लीकेशन पे एक हल्की धारा लगा दी गई, जिसको मनीष शुक्ला ने मैनेज कर लिया है। और अब जो है उन्होंने जो क्रॉस एफआईआर करी है वो मेरे ऊपर पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी की लगा दी, जबकि कॉन्स्पिरेसी इनके ऊपर बन रही है, क्योंकि प्री प्लान था इनकी फैमिली का। क्या क्या आपके खिलाफ बोला गया है, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं?
धाराएं तो मैम इसकी फर्जी ही है, ये कॉन्स्पिरेसी की, मतलब कि ये 2-4 लोगों को लेके मेरे ऊपर हमला करने आई थी, मारने आई थी, यही सब लगा है बस। आपको इस वक्त मनीष शुक्ला से सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ का है? क्या धमकियाँ मिलती हैं, क्या आपको वो बोलते हैं? मैम खतरा तो मेन जान का ही है, मुझे भी है, मेरे फादर को भी है, जो है कि मेन, क्योंकि प्रॉपर्टी का मेन मैटर यही है कि जो चीज़ मेरे नाम भी है, जो इनका था वो मैं सब इनके पास छोड़ के आ गई। इन्होंने मुझे, जो मैं कपड़े पहने थी वो भी फाड़ दिए थे और मैं वैसी ही हालत में अपने घर में आई हूँ। पुलिस ने मुझे वैसे ही सपुर्द किया था बिना किसी सामान के। तो सब कुछ मेरा, इवन मेरी गाड़ी जो फादर ने दी थी वैगनार, उसको भी इन्होंने ज़बरदस्ती मतलब चाबी छीन के अपने पास रख लिया। तो हर चीज़ इनके पास है। अब जो मेरे पास है वो मेरे फादर की सिर्फ प्रॉपर्टी है। जिस घर में मैं रहती हूँ वो उन्होंने मेरे नाम कर रखा है, जो प्लॉट है वो उन्होंने अपने पैसे से मुझे दिलाया था। तो उन सब चीज़ों पे ये अभी भी अपना अधिकार बच्चों से धमका के फ़ोन कराते हैं, फादर को कहते हैं कि जो है हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दो, अपनी लड़की को क्यों दे रखा है, और तुमने कहा था कि बच्चों को देंगे। इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं निरंतर। और कई बार मैम इन्होंने सड़क पे रोक के मार के, जिस तरह से हम लोग को, एक बार फादर के साथ थी तो सुल्तानपुर रोड पे इन्होंने हम लोग के ऊपर हमला कर दिया था। तो इस तरह के कई वाक़ये हो गए जिससे निरंतर हमें जान का खतरा बना हुआ है। हम बाहर निकलते हैं तो हमारे पीछे किसी को लगा दिया जाता है, हम कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। इवन ये इन्होंने सामने वाले घर में भी, मेरे घर के जस्ट सामने जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उनसे तक इन लोगों ने कह रखा है कि ये कितने बजे निकले, उतने बजे की रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। तो आप खुद सोच सकती हैं कि इतनी दहशत है कि हम बाहर भी निकलते हैं तो हमें सोचना पड़ता है। मतलब बच्चे फ़ोन करके बच्चे बताते हैं कि आप इतने बजे गई थी, आप इतने बजे आ रही हैं, आप कहाँ जाती हैं, ये चीज़ें हैं। तो मैम बहुत ज़्यादा ही है प्रेशर। और अभी जो मैंने कार्रवाई की थी PWD में, उसमें जो चिट्ठी लिखी थी, इवन उसका जवाब तक मेरे बच्चे ने यही कह के, मतलब फ़ोन पे मुझे बताया गया कि जो जवाब पापा लिखेंगे आपको वो बोलना है सिर्फ। तो मैंने पहले हाँ कर दी थी और उसके बाद फिर जब मैंने जवाब दे दिया तो मुझसे बोला गया कि आपने जवाब क्यों दिया। तो मैंने सिर्फ यही कहा कि जो सच था मैंने वो बोला। और मीडिया में जो इंटरव्यू आपने लिया था मुझसे, तो उस पर भी मेरे बच्चे ने मुझे धमकाया कि आप मीडिया तक पहुंच गई, अब आपको जवाब देना पड़ेगा, मतलब अब आगे देखेंगे आपको। तो आगे क्या देखेंगे? मतलब अब देखेंगे मैम, जो गंदगी करनी होगी, अभी समाज में कुछ बचा तो है नहीं, वही कर सकते हैं, या तो मार देंगे, बस इतना ही है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर कहीं मेरे साथ किसी भी तरीके की दुर्घटना हुई, मैं इस पर शब्दों में कहूँगी, तो उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मनीष कुमार शुक्ला और इनका ये PWD का प्रशासन मैं मानती हूँ, क्योंकि किसी तरह की कोई भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। PWD में आप गई, वहाँ पे किसी अधिकारी या किसी से आपने कुछ भी याचिका दायर किया, उनसे बात की, कुछ किया? मैम मैंने एप्लीकेशन सिर्फ भेजी थी, मैं पर्सनली जाके वहाँ इनके लेवल तक गंद नहीं फैला सकती थी, जैसे इन्होंने समाज में मेरी छवि खराब की है। मैं नहीं चाहती थी कि चीज़ें वहाँ डिस्टर्ब हों, लेकिन इन्होंने जब पूरी हदें पार कर दी तो मैं एप्लीकेशन से अपनी बात बीच बीच में कहती रही कि सर पता करें कि ये मतलब ऑफिस से गायब रहते हैं, अगर किसी का पीछा कर रहे हैं तो ऑफिस आवर्स में कैसे जा सकते हैं किसी का पीछा करने। इन सब चीज़ों के लिए मैंने कई एप्लीकेशनें दी, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब मैम नहीं आता था। मुझे कुल मिला के लगता था कि पैसे से वहाँ भी सब मैनेज हो जाता है। आज ये नेता बन के वहाँ पर बैठे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे नेताओं को कैसे लोगों ने वोट दे दिया, कैसे आज ये इस पद पे बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में, और बाकी अब क्या ही कहूँ मैं। आपको क्या लगता है, आपने भी जो लास्ट याचिका दी थी उस पर विभाग में कार्रवाई हुई है, तो आप आगे क्या चाहती हैं कि क्या हो जिससे आपको इस समस्या से थोड़ा निजात मिल जाए? मैम मैं बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनका कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। एक तो ये डर और दहशत जो हमारे ऊपर निरंतर बनी हुई है, ये नहीं बनेगी, और हो सकता है बच्चों का कुछ भविष्य भी बन जाए। जो ये आए दिन बच्चों को ले जाके थाने, पुलिस और कोर्ट में खड़े करते हैं, तो हो सकता है कि शायद वो अपनी पढ़ाई लिखाई पे कुछ करते हैं। मैम बच्चा बड़ा वाला B.Tech कर रहा है, छोटे वाले दोनों वही 10th में और 9th में है दोनों बच्चे। इनको कोई भी उन बच्चों से हमदर्दी नहीं है, ये एज ए इंस्ट्रूमेंट उनको यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी मैं जब कोई कंप्लेन करती हूँ तो ये अपने हथियार की तरह उन छोटे छोटे बच्चों को ले जाके थाने में खड़ा कर देते हैं, और मतलब उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि जितना मैं बोलूँगा तुमको बस उतना ही बोलना है। अभी भी मैंने जो याचिका दी है अपनी, उसके अवज में इन्होंने शायद
PWD में बच्चों से एप्लीकेशन लिखवा के दी गई है। तो पूरी तरह से बच्चों को हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है और अब पहले भी किया जाता रहा है। माता जी को ले जाके वो वृद्ध हैं और विडो हैं, तो उनका सहारा ले लेके मैम ये अपने क्राइम्स को छुपा रहे हैं। और आगे इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा क्राइम करेंगे और जिस तरह से मतलब अब बहुत ज़्यादा एक्सेस हो चुका है। आप जितना कर सकती थी अपने स्तर पर, आपने उस हिसाब से वो सब करा, जहाँ तक आप अपनी आवाज़ को पहुँचा सकती थी, जहाँ तक आपकी कोशिशें हो सकती थी। लेकिन बाय एनी चांस मान लेते हैं कि अगर इन सब तमाम चीज़ों के बावजूद हमारे माध्यम से हम जितना कर सकेंगे वो तो होगा ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन अगर विभाग की तरफ से तभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका अगला कदम क्या हो सकता है? मैम कदम तो मैं क्या बताऊं, मुझे तो बस क्योंकि जिस हिसाब से धमकियां दी जा रही है, जिस हिसाब से लगातार परेशान किया जा रहा है, तो वो आपने डाइवोर्स की याचिका दायर की थी? मैम डिवोर्स की नहीं की थी, उसमें भी इन्होंने गेम खेला कि इन्होंने सेक्शन 9 डाल रखा है मेरे ऊपर। अच्छा। ये विदाई करने का, और सेक्शन 9 डालने के बाद इन्होंने मेरे ऊपर इतने गंदे आरोप लगा रखे हैं, एलिगेशंस। ये मुझे खुलेआम केप्ट कहते हैं। Okay. और वो मैं रिकॉर्डिंग सुना दूं, आप इतनी गंदी और भद्दी गालियां देते हैं ये मुझे। तो मैंने कई बार ये पूछा भी कि अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझसे तो आप डिवोर्स क्यों नहीं फाइल करते हैं? आप डिवोर्स फाइल करिए भाई, अपना आपका जीवन इतने दिन नरक रहा, आप स्वर्ग बनाइए उसको अपने हिसाब से। तो उस पर भी ये एग्री नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे एंड की है, मेरे फादर की है, वो उसमें से इनको कुछ भी नहीं मिलना है। तो कुल मिला के मैम सिर्फ मारना ही मुझे एक टारगेट है, जो मुझे समझ में आ रहा है, और उसकी वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। जैसा भी टॉर्चर ये दे सकते थे मुझे इन्होंने दिया, और शायद मैं ज़िंदा हूँ तो अपने माँ बाप के लिए ही हूँ, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि अब बहुत दिन हो पाएगा। तो मैं आखिरी में बस विनती यही कर सकती हूँ कि अगर हो सके तो मुझे न्याय मिल जाए, ताकि समाज में, दुनिया के सामने ये समझ में आए लोगों को कि कहाँ कौन गलत था। अंत में आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अगर ये हमारा जो आपकी बात है, हमारा ये इंटरव्यू है, अगर मनीष शुक्ला देख रहे हैं तो आप उनसे आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे? कुछ उनको मैसेज या ऐसा कुछ जो वो लगातार कर रहे हैं, आपको लगातार प्रताड़ित इतने सालों से करते आए हैं, लगातार आपके साथ प्रताड़ना हुई है, तमाम आपकी प्रॉपर्टी जो थी उस पर भी हथियार लिया गया, आपको तमाम तरीके के आपके कैरेक्टर को लेकर, आपकी चरित्र को लेकर हर तरीके से जितना बदनाम किया जा सकता था उन्होंने आपको किया। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अगर वो आपका इस इंटरव्यू को देख रहे हैं? कहना मैम बस यही चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य ना खराब करें। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो भी डिस्प्यूट था हम दो लोग में था, इन्होंने उसको मुद्दा बना के बच्चों तक खींच, बच्चों को बीच में मोहरा बना के जो ये खेल रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि उन बच्चों का भविष्य ना बर्बाद करें, क्योंकि मैंने कभी उन बच्चों को ऐसी सीख ना दी थी जो वो बोल रहे हैं। गलत एप्लीकेशनों पे इन्होंने ये तक कहलवा दिया कि मेरी माँ मुझे जहर देने आई थी। तो मैम वो सब चीज़ें सिर्फ एक अपने ईगो को शांत करने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि इस हद तक इंसान को गिर जाना चाहिए। तो इसलिए बच्चों को बख्श दें बस। ये कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक परिवार की कहानी है, और ये उस प्रताड़ना की कहानी है जो आज शायद हर 4 घर के बाद 5वें घर में दिखाई देती है। और हर इंडियन महिला ये सोचती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है कि आप अपना रिश्ता बचाएं, जिस हद तक हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, और इन कॉम्प्रोमाइज़ करने के चक्कर में जो विक्टिम हम बन रहे होते हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा होता है, उसका लगातार अत्याचार बढ़ता चला जाता है। उसका जीता जाता उदाहरण हमारे सामने आज मौजूद है। तो ये कहानी के साथ साथ एक कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल खड़े होते हैं कानून की व्यवस्था पर, प्रशासनिक कार्यवाही पर, और उन तमाम पुलिस अधिकारियों की कार्यवाहियों पर जिनसे इन्होंने दरख्वास्त लगाई थी, जिनसे इन्होंने कहा था कि हम मदद के
मदद हमें चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे और पावर के दम पर अगर उन्होंने उन्हें खरीद लिया तो ये प्रशासन की हार है, उन तमाम पुलिस वालों की हार है जिन्होंने इनकी बात सुनी नहीं, क्योंकि उन्हें इसी के लिए अपॉइंट किया गया है। वहां देश की सुरक्षा का दावा करने वाले तमाम वो लोग इस बात को जान लें कि देश की सुरक्षा सिर्फ शब्दों से नहीं होती है। जिस कार्य के लिए आप वहां अपॉइंट किए गए हैं, अगर आप वो कार्य अच्छे से कर ले और पैसा चंद पैसों पे ना बिके, तो शायद हमारा आज देश जिस जगह जा रहा है, तमाम ऐसी महिलाएं जो अपनी चीजों के लिए प्रशासन का सहारा लेती हैं, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि कानून का सहारा लीजिए, लीगल तरीके से करिए, लीगल तरीके से कुछ ये हश्र होता है। तो आपसे अंत में यही हम एक दरख्वास्त करते हैं कि आगे से अगर आपके पास ऐसी कोई भी समस्याएं सामने आए तो उनका निदान किया जाए। और मनीष शुक्ला के केस में मैं ये कहना चाहूंगी कि पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि उनके यहाँ तब इतने समय से इतनी याचिकाओं के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी अगर कोई एक कर्मचारी उनका इस पद तक अभी भी बैठा हुआ है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो ये अपने आप में पीडब्ल्यू प्रशासन पर एक बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगी कि जो भी समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए। अगर आप उन्हें हटा नहीं सकते, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर सकते, तो उनका ट्रांसफर ही करा दिया जाए। कम से कम एक व्यक्ति जिसको वो गुजारा भत्ते के तौर पर कुछ भी नहीं देते हैं, ना जीने का कुछ सहारा देते, तो एटलीस्ट किसी डर और बिना किसी डर के वो इंसान अपने घर, अपने वृद्ध और बीमार माता पिता के साथ सुकून से तो रह पाए। अंत में मेरी ये दरख्वास्त है कि आप तमाम जो लोग हमारी खबरों को देख रहे हैं वो हमारी चीज़ों को और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और ऐसे तमाम लोग आपको जहाँ भी मिले उनकी मदद करें, और जिनके अंडर में जो काम है उन्हें अपने कामों को बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। ये हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं हूँ आपके साथ अंजलि मिश्रा, कैमरा पर्सन निखिल वाजपेयी के साथ लाइव न्यूज़ एक्स लखनऊ।